हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। हम लोग संविधान को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और लास्ट टाइम हम लोगों ने संसद में के बारे में बात की थी और उसमें लोकसभा टॉपिक को शुरू किया था जो अनुच्छेद 81 में वर्णित है भारतीय संविधान के। अब लोकसभा के बारे में हमने सीटों के बारे में, इन सब चीज़ों के वगैरह में बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं लोकसभा के कार्यकाल के बारे में और सत्र के बारे में बात करेंगे, संयुक्त अधिवेशन के बारे में बात करेंगे, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताओं के बारे में बात करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष के एक दो प्रमुख कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है और सारा का सारा फ्री में पड़ा हुआ है और टॉप कंटेंट आपको मिल जाएगा। एक बार जाके प्लेलिस्ट को आप स्क्रॉल करें, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसी अच्छी बात के साथ चलिए शुरू। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको, अगर आपने नोट्स भी बनाना चाहेंगे तो आपको ये सब चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेंगी और आप फिर बार बार भी रिवाइज कर सकते हैं। तो लोकसभा क्या है, लोकसभा मैंने बताया था धारा 81 में है, अनुच्छेद 81 में है और जो संसद है उसका निचला सदन निम्न सदन कहलाता है और लोकतंत्र का मंदिर भी कहलाता है, क्योंकि जो हम लोग चुनाव करके भेजते हैं प्रतिनिधियों को वो सीधे सांसद बनते हैं लोकसभा में जाकर और हमारे प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए हमारी बात को वो रखते हैं, हमारी समस्याओं को रखते हैं, इसलिए उनको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। अब बात करें अगर कार्यकाल की कि कार्यकाल कितना होता है, तो जो लोकसभा है इसको अस्थाई सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई सदन कहते हैं। अस्थाई का मतलब क्या है कि बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। सामान्यतः लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, यानी कि जब लोकसभा पहली बार नई लोकसभा गठित होती है तो वो अनवरत रूप से 5 साल तक चलती है, ये सामान्य बात है, और 5 साल के बाद समाप्त हो जाती है, फिर नई चुनती है। तो कैसी है? अस्थाई है। कैसी है? अस्थाई है। जबकि इसके उलट जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, वो कभी भी भंग नहीं होता है, ना ही भंग हो सकता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और फिर से उनकी जगह नए मेंबर्स आ जाते हैं। वो अनवरत रूप से चलती रहती है राज्यसभा। बट लोकसभा क्या होती है? 5 साल के लिए आती है, फिर विघटित हो जाती है, फिर नई चुनी जाती है, फिर विघटित हो जाती है। और अदर केस में यदि प्रधानमंत्री क्या करें, राष्ट्रपति को सिफारिश करें या परामर्श दें कि अभी आप लोकसभा को भंग कर दीजिए, अभी इसमें सब कुछ गड़बड़ हो गया है, संविधान के हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा है, यदि प्रधानमंत्री क्या करें, राष्ट्रपति महोदय को परामर्श दें कि आप लोकसभा को भंग कर दो, तो समय से पूर्व राष्ट्रपति महोदय लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो लोकसभा कैसा अस्थायी सदन है, सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का है, परंतु विशेष परिस्थितियों में प्रधानमंत्री के कहने पर, प्रधानमंत्री के सिफारिश करने पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व विघटित कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताता हूँ, एक स्पेशल बात है। अब सामान्यतः 5 साल है, पर राष्ट्रपति भंग भी कर सकते हैं पहले प्रधानमंत्री के कहने पर। क्या 5 साल से 6 साल भी समय हो सकता है, 7 साल भी समय हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। एक इसमें केस है, यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, जिसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित किया गया है कि यदि भारत पर किसी अन्य देश का आक्रमण हो जाए या युद्ध की परिस्थिति हो या देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति या सैन्य तख्ता पलट जैसा माहौल हो जाए, तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है और इसकी घोषणा राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो उस समय ये प्रावधान है कि आप लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, यानी कि एक बार में, जैसे मानो कि आज 2021 से राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है और 5 साल लोकसभा के पूरा होने जा रहे हैं। मान रहे हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, लोकसभा के क्या होना है, कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है और अभी हम नए चुनाव को करवाने की स्थिति में नहीं है, देश मतलब बहुत दिक्कतों से गुजर रहा है। तो अब क्या काम करेगी संसद, एक प्रस्ताव पारित करेगी और लोकसभा का जो कार्यकाल होगा उसको एक बार में, यानी कि अगर हम अब बढ़ाना चाहते हैं तो एक बार में मैक्सिमम 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। अगर मतलब गृह युद्ध जैसी स्थिति या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति 2 साल तक भी रहती है तो एक बार में 2 साल नहीं बढ़ाएंगे, एक बार में 1 ही साल बढ़ाएंगे। उसके बाद जब वो 1 साल खत्म हो जाएगा जो बढ़ाया है,
फिर से बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, वो दोबारा से बढ़ाएंगे, यानी कि एक बार में 1 साल ही बढ़ा सकते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू हो, ये तभी की कंडीशन है। क्या ये कभी लागू भी हुआ है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय को बढ़ाया भी गया है। तो आपने सुना होगा 1975 भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय माना जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल को भारत पर थोपा। और उसमें क्या काम किया उन्होंने 1976 में एक एक करके 2 वर्षों तक का कार्यकाल बढ़ा दिया। एक एक करके 2 वर्षों तक वो एक्स्ट्रा खींच के ले गई, किसको? लोकसभा को। परंतु ये 2 वर्ष कैसे आए? पहले 1 साल में एक बार बढ़ाया, फिर उसके बाद फिर उसको एक बार बढ़ाया गया, तो 2 वर्ष तक बढ़ाया गया 1976 में। तो ये बात आपको कार्यकाल के बारे में याद रखनी है। ये यहाँ से, इससे बाहर आपसे फैक्ट्स नहीं पूछेगा। उसके बाद है संसद सत्र के बारे में। अब आर्टिकल 85 क्या कहता है? संसद सत्र। अब संसद सत्र की बात यहाँ पे हो रही है, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोकसभा की। तो आपको पता है कि जो संसद होती है उसके 3 मुख्य सत्र होते हैं, ठीक है? कितने? 3 मुख्य सत्र होते हैं। साल के शुरुआत में जनवरी के एंड से और मार्च तक चलने वाला जो सत्र है उसको बजट सत्र कहते हैं। मानसून के समय जुलाई अगस्त के आसपास जो सत्र चलता है उस सत्र को मानसून सत्र कहते हैं। और जो नवंबर दिसंबर के आसपास सत्र चलता है उस सत्र को शीत सत्र कहते हैं। तो मुख्यतः 3 सत्र ये चलते हैं। तो इन सत्रों को बुलाने का, यानी कि आहूत करने का अधिकार किस पे है कि भाई आ जाओ, ठीक है? देखो, संसद जो होती है वो 6 महीना तो रहती है संसद में, सत्रों में, और 6 महीना रहती है कहाँ पे? वो जो सांसद हैं वो अपने क्षेत्रों में रहते हैं, यानी कि वो 6 महीना अपने क्षेत्रों में देखेंगे कि क्या दिक्कत है, क्या डिस्कशन करना चाहिए, क्या चीज़ देश में ठीक करना चाहिए। हालांकि ऐसा लोग करते नहीं है, लोग मजे करते हैं। और उसके बाद जो वो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके एरियाज़ की प्रॉब्लम होती है, उन्हें आके जब संसद सत्र चलते हैं तो अपनी बात को चर्चा करते हैं, अपनी बातों को वो रखते हैं। ये बात समझ में आई? तो संसद सत्रों को बुलाने का, आहूत करने का काम कि भाई आ जाओ, चलो संसद सत्र लगा लो, ये आहूत करने का काम। और जब संसद सत्र के पूरा होने का समय हो, अवसान करने का समय है, यानी कि समाप्त करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ 80 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 85 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संसद सत्र को बुलाने का अधिकार और उसको समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और ये किसके कहने पर होता है? ये किसके कहने पर होता है? ये प्रधानमंत्री के कहने पर भी हो सकता है। राष्ट्रपति अपनी बुद्धि विवेक से भी बुला सकते हैं, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भी ये कार्य किया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 86 क्या कहता है? राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं, यानी कि जो 85 है वो संसद सत्रों को बुलाने की और अवसान करने की शक्ति है राष्ट्रपति की, ठीक है? और लोकसभा के बारे में भी है, इसलिए फैक्ट को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। बट जो अनुच्छेद 86 है इसमें राष्ट्रपति की अभिभाषण करने की, यानी कि स्पीच देने की का अधिकार है, अभिभाषण देने का अधिकार है। कब है अधिकार? राष्ट्रपति कब कब अभिभाषण देते हैं, राष्ट्रपति कब कब भाषण देते हैं? तो लोकसभा के मामले में जब चुनाव के बाद पहला सत्र लगता है, जब नई लोकसभा आती है और पहला सत्र लगता है, जैसे अभी 2019 में नई लोकसभा चुन के गई, तो जिस दिन ये लोकसभा पहले दिन सदन में जाके बैठेगी तो उस सदन का जो सत्र लगा हुआ होगा, उस सत्र को क्या काम करेंगे? उस सत्र को अभिभाषित करेंगे, उस सत्र में भाषण देंगे जाकर, ठीक है? दूसरा कब करेंगे? जब वर्ष का प्रथम सत्र लगेगा, वर्ष का प्रथम सत्र लगेगा, यानी कि जो बजट सत्र होता है जब वो शुरू होने वाला होता है तो उसमें जाके राष्ट्रपति अभिभाषण करते हैं। और तीसरा केस है संयुक्त बैठक का, जो आर्टिकल 108 है। संयुक्त बैठक का क्या सीन रहता है कि यदि लोकसभा और राज्यसभा में किसी चीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, बात ना बन रही हो, अभी बताऊंगा, आगे डिटेल डिस्कशन भी करूंगा, तो जब 2 आदमी की लड़ाई हो जाती है तो तीसरा आदमी आता है कि भाई एक काम करो, लड़ो मत, एक साथ बैठ लो और मिलजुल के बातें कर लो, संयुक्त रूप से बैठ के बात कर लो। तो संयुक्त रूप से जब बातें शुरू होती हैं तो तीसरा आदमी पहले बोलता है कि भाई देखो पहले मैं बोल रहा हूँ, अब फिर ये बोलेगा, फिर ये बोलेगा, ठीक है? तो पहला आदमी जब बोलेगा, जो मतलब मेन आदमी होगा, बिचौलिया होगा, तो बिचौलिया का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और संयुक्त बैठक में भी इनका क्या होता है? अभिभाषण होता है। ये बात आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब जब संयुक्त बैठक की बात यहाँ पर आ ही गई है तो इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108 भारतीय संविधान
क्या कहता है, संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। और ये जो आइडिया है, ये जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आपको पता है जब भी कोई कानून बनाना होता है तो उससे पहले उस पर एक विधेयक आता है, उस पर एक बिल आता है। क्या आता है? एक विधेयक आता है, एक बिल आता है, या तो वो राज्यसभा में आता है या वो लोकसभा में आता है। मान लेते हैं कि वो लोकसभा में आया है, तो लोकसभा में चर्चा होने के बाद वहां से पारित होकर वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में चर्चा होकर पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा, और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो वो बिल एक्ट में परिवर्तित हो जाएगा, वो विधेयक अधिनियम में परिणत हो जाएगा, यानी कानून बन जाएगा। यानी कि दोनों सदनों से उस विधेयक का पास होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी सदन में शुरू हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि एक सदन से कोई विधेयक आया और दूसरे में जाके फंस गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, और उसको पास करना जरूरी है, तो लड़ाई झगड़ा हो गया, एक विवाद जैसी स्थिति आ गई। तो इस विवाद जैसी स्थिति को निपटाने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है, और दोनों के दोनों सदन आपस में मिलकर एक संयुक्त बैठक करते हैं, जिसकी अध्यक्षता, देखो यद्यपि राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, और जब दोनों एक साथ बैठेंगे तो इनके राज्यसभा के सभापति भी वहां पर होंगे, उपराष्ट्रपति महोदय भी होंगे, और लोकसभा अध्यक्ष भी वहां पर होंगे। तो अब यहाँ पे ये प्रश्न आ जाएगा कि इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, कौन करेगा इसकी अध्यक्षता। तो आपको ध्यान रखना है कि इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर किन्हीं कारणों से लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित ना हो तो इनके स्थान पर इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे लोकसभा उपाध्यक्ष, और अगर लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है फिर इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे राज्यसभा के उपसभापति। कौन करेंगे? राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। क्या अब से पहले भी संयुक्त बैठक हुई है? जी हाँ, बिल्कुल हुई है। 1961 में संयुक्त बैठक हुई है, 1978 में संयुक्त बैठक हुई है, और सन 2002 में भी संयुक्त बैठक हुई है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। अब बात करते हैं संसद के सत्रों के बीच के समय को, यानी कि संसद के कितने सत्र एक वर्ष में चलने चाहिए। तो हमारा संविधान क्या कहता है कि संसद के मिनिमम 2 सत्र तो लगने चाहिए, संसद के मिनिमम 2 सत्र तो लगने चाहिए। यानी कि अगर साल भर का समय है, देखो 12 महीने का समय है, तो 2 सत्र तो लगने चाहिए, 1 और 2। कितना? 1 और 2 लगने चाहिए। और एक खास बात है, इन 2 सत्रों के बीच का समय 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या? 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। मान लिया कि जनवरी और फरवरी में लगे, कब लगे? फरवरी में एंड हो गया, 28 फरवरी को एंड हो गया। ठीक है, तो अगला जो सत्र लगना है, अगर मान लिया कि साल में 2 ही सत्र लगने हैं, तो अगला सत्र कब हो जाएगा? देखो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो 1 सितंबर को, देखो बीच का समय आ गया, बीच के 6 महीने का मैक्सिमम टाइम हो सकता है। 6 महीना, 1 दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए, 1 दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। तो फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो 31 अगस्त तक काम चल जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 1 सितंबर को आपको दूसरा सत्र लगाना जरूरी है। यानी 2 सत्रों के बीच में अधिकतम समय कितना हो सकता है? 6 महीने का समय हो सकता है, और 1 वर्ष में कम से कम 2 सत्रों का लगाना जरूरी है। पर सामान्यतः 3 सत्र लगते हैं। बजट सत्र लगता है पहला, दूसरा मानसून लगता है, तीसरा शीत सत्र लगता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं लोकसभा सदस्य की योग्यता के। अगर कोई लोकसभा सदस्य बनना चाहता है, कोई लोकसभा में जाना चाहता है, सांसद बनना चाहता है, तो किस प्रकार से बन सकता है? जैसे आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसकी योग्यताएं आती हैं कि आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, आपका मतलब जो अध्ययन है आपके पास ये क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपका हाइट इतना होना चाहिए, आपका चेस्ट इतना होना चाहिए, ठीक है, आप मेडिकली फिट होने चाहिए। ये सब चीज़ें आपकी एलिजिबिलिटीज़ में आती हैं। उसी तरह लोकसभा सदस्य की योग्यता भी है। क्या? सबसे पहले तो है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी कि कोई पाकिस्तानी नागरिक कह दे कि मैं लोकसभा में आपकी सदस्य बनना चाहता हूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, दूसरी बात है 25 साल की आयु पूरी हो जानी चाहिए। भाई 25 साल का छोरा हो जाना चाहिए या छोरी हो जानी चाहिए, उसी के बाद लोकसभा में बैठ सकता है। तीसरी बात है दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब क्या होता है? बैंकक्रप्ट ना हो। बैंकक्रप्ट होता है कि मतलब अब उसके पास रुपया पैसा कुछ नहीं है और उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है। पागल ना हो।
पागल ना हो, और चौथी बात है किसी लाभ के पद पर ना हो। सामान्यतः लाभ के पद किसको माना जाता है? जिससे भी आपको लाभ हो रहा है, जिससे भी आपको धनार्जन हो रहा है, उनको लाभ के पद माना जाता है। पर इसमें अपवाद है। जो राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, या आप कोई से भी मंत्री हैं, यदि आप राष्ट्रपति हैं, आप उपराष्ट्रपति हैं, मंत्री हैं कोई से भी, तो इनको छोड़कर, हालांकि यहाँ से भी धनार्जन हो रहा है, पर यहाँ पे बात क्या रखी गई है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो मंत्री परिषद है, ये सब लाभ के पद में नहीं आता है। तो यदि आप एक IAS ऑफिसर हैं और आपको लोकसभा अध्यक्ष बनना है, लोकसभा सदस्य बनना है, तो आपको IAS के पद से इस्तीफा देना होगा, उसके बाद आप चुनाव लड़ सकते हैं। और यदि आप प्रधानमंत्री हैं तो आपको दोबारा अगर लड़ना है चुनाव, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी ज़रूरी है। अब एक बात है, एक चीज़ होती है गणपूर्ति या कोरम। भाई हमारे पास 552 सीट हैं, कोई बता रहा है कि 550 सीट भी हैं, क्योंकि आंगल भारतीय की 2 सीटें हमारी चली गई, 2 सीटों को निरस्त कर दिया गया है। तो इस चीज़ को मैं अलग से एक वीडियो बना के अच्छे से आपको फैक्ट क्लियर कर दूंगा। पर मान लेते हैं कि हमारे पास 552 सीट हैं, तो 552 सीट में से मिनिमम कितने लोग सदन में उपस्थित होने चाहिए? मिनिमम कितने लोग सदन में उपस्थित होने चाहिए, लोकसभा में उपस्थित होने चाहिए, जिससे सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सके? तो गणपूर्ति या कोरम, यानी कि कम से कम कितने सदन में सदस्य होने चाहिए, वो है कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य वहां पर होने चाहिए। कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य वहां पर होने चाहिए। लोकसभा में क्या है? लोकसभा में 552 हमारे क्या है प्रतिनिधि बैठते हैं, तो इनका बटे 10 कितना हो जाएगा? इनका बटे 10 हो जाएगा, 1/10 भाग हो जाएगा 55 व्यक्ति। यानी कि लोकसभा में यदि 55 व्यक्ति नहीं होंगे, 54 व्यक्ति होंगे, तो लोकसभा सदन की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। साथ में एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे ये लोकसभा सदस्य की सदस्यता कभी छीनी जा सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल छीनी जा सकती है। यदि सदन चल रहा हो और उसने 60 दिन का गैप कर दिया हो, क्या किसी लोकसभा सदस्य ने 60 दिन का गैप कर दिया हो, 60 दिन तक लगातार वो सदन में अनुपस्थित रहा हो, तो सदन चाहे तो इस सदस्य की सदस्यता को भंग कर सकता है, निरस्त कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कितनी है? कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। अब लोकसभा सदस्य के बारे में अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि मैं आपको बता के आया हूं कि सबसे पहले जब कोई लोकसभा चुनी जाती है तो उसमें एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, जो सबको लोकसभा सदस्य होने की शपथ दिलाता है, और उसके बाद पूरा सदन मिलकर के किन्हीं 2 व्यक्तियों को चुन लेता है, जिनमें एक लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और दूसरे होते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष। पर इसमें बात है, आपसे पूछा जाएगा कि क्या लोकसभा अध्यक्ष होने की शपथ लेते हैं? तो नहीं, लोकसभा अध्यक्ष होने की शपथ नहीं लेता है। वह एक सामान्य सांसद की तरह से ही क्या लेता है? शपथ लेता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब लोकसभा अध्यक्ष के बारे में 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। कोई विधेयक, देखो, एक है धन विधेयक, मनी बिल होता है, धन विधेयक होता है, तो धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको निर्णय करने का अधिकार किसके पास है? तो इसको निर्णय करने का अधिकार केवल अध्यक्ष के पास है। कोई विधेयक, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको जानने का, इसको बताने का अधिकार केवल किसके पास है? अध्यक्ष महोदय के पास है। दूसरी बात है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष सदन का सदस्य तो होता ही है ना, उसने स्पेशल कोई शपथ ली होती है, तो क्या लोकसभा अध्यक्ष के पास मतदान का भी अधिकार होता है? कई बार वोटिंग होती है ना, आपने पता होगा कि इस बिल पर चर्चा हुई और उस बिल पर चर्चा हुई तो वोट कराए गए कि भाई 110 लोगों ने इसके पक्ष में वोट दिया और 109 लोगों ने इसके विपक्ष में वोट दिया। ठीक है, तो 110 वाले की तरफ हाँ हो जाएगी, जिसकी वोट ज़्यादा है उसकी हाँ हो जाएगी। मगर यदि ऐसा हो जाए कि 110 तो क्या करें, पक्ष में वोट दें, क्या है कि ठीक है कर दो, और 110 क्या दें, नहीं ना करो, तो अब मामला फंस जाएगा। अब क्या करें? अब टाई होने वाली बात है। तो सामान्यतः लोकसभा अध्यक्ष के पास मत देने का अधिकार नहीं होता, पर अगर निर्णायक मत देना हो, यानी कि इतने ही इधर हो जाएं, इतने ही उधर हो जाएं,
अगर पक्ष में भी 110 ने हाँ कर दी और विपक्ष ने भी 110 में ना कर दी, बराबर हो गया। अब क्या निर्णय हुआ? तो निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। अब जब 110 वाले मामले में यदि वो हाँ वालों की तरफ हाँ कर देगा तो उधर की बात ऊपर हो जाएगी, और अगर वो ना वालों की तरफ कर देगा तो 111 उधर हो जाएंगे, तो ना हो जाएगी। तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। जी.वी. मावलंकर। कौन थे? जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। नेता सदन कौन होते हैं? लोकसभा में जो नेता सदन होता है वो प्रधानमंत्री महोदय ही होते हैं, और वर्तमान में जो नेता सदन है वो मोदी जी हैं। कौन है? मोदी जी हैं। और नेता विपक्ष कौन है? नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो नेता प्रतिपक्ष कोई भी नहीं है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होने के लिए सदन में विपक्ष के पास 10% सीट्स का होना जरूरी है, और किसी भी राजनीतिक दल के पास विपक्ष में 10% सीटें नहीं हैं, इसलिए नेता विपक्ष लोकसभा में कोई भी नहीं है। आज हमने लोकसभा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा। उम्मीद है आज के बाद आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह अच्छे पढ़ते रहिए। कल हम राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे ही सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आपका दिन अच्छा हो, आपका भविष्य स्वर्णिम हो, इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।